हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान ऑनलाइन एजुकेशन में। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर है, तो कार्बन क्या है, कार्बन की परिभाषा जानिए। कार्बन सभी सजीव एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है, अतः कार्बन सर्वतोमुखी तत्व है। कार्बन के अपर रूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन, यानी कार्बन जो है वो सभी सजीव एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है, अंत कार्बन सर्वतोमुखी तत्व है। कार्बन के अपर रूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरेन, ये हमारा कार्बन है। अब है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी जो हाइड्रोकार्बन है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यह हमारी हाइड्रोकार्बन की परिभाषा हो गई। तीसरा हमारा है इथेनॉल। एथेनोइक अम्ल का निर्माण एथिल अल्कोहल अथवा पदार्थों से किण्वन विधि द्वारा होता है। इसका उपयोग ईंधन, मदिरा, अल्कोहली, पेंच, टिंचर, परफ्यूम, स्याही, वार्निश आदि बनाने में किया जाता है। यानी जो एथेनॉल है, एथेनोइक अम्ल का निर्माण एथिल अल्कोहल अथवा पदार्थों से किण्वन विधि द्वारा होता है। इसका उपयोग ईंधन में, मदिरा में, अल्कोहली, पेंच में, टिंचर में, परफ्यूम, स्याही, वार्निश आदि बनाने में किया जाता है। और जो इसे प्राप्त किया जाता है वो किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। अब हम किण्वन विधि के द्वारा जानते हैं कि किण्वन विधि क्या है। किण्वन फॉर्मेंटेशन जटिल कार्बनिक यौगिक का अणुजीवों या उसमें उपस्थित एंजाइम द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन किण्वन कहलाता है। यानी जो किण्वन है वो जटिल कार्बनिक यौगिकों का अणुजीवों या उसमें उपस्थित एंजाइम द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन किण्वन कहलाता है। यह हमारी किण्वन की परिभाषा हो गई। अब चौथा जो हमारा है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक अम्ल का निर्माण एथिल अल्कोहल अथवा एथेनॉल के किण्वन द्वारा किया जाता है। एथेनोइक अम्ल का उपयोग कृत्रिम सिरका, सफ़ेदा, रेशम, रंग तथा कागज उद्योग में होता है। यानी जो एथेनोइक अम्ल है, ऐसे एथेनोइक का निर्माण एथिल अल्कोहल अथवा एथेनॉल के किण्वन द्वारा किया जाता है। एथेनोइक अम्ल का उपयोग कृत्रिम सिरका और सफ़ेदा, रेशम, रंग तथा कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। यह हमारी एथेनॉल का उपयोग हो गया। साबुन और अपमार्जक। अब साबुन और अपमार्जक के बारे में जानिए। सोप एंड डिटर्जेंट उच्चवसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, जैसे सोडियम रिस्टेरिड, C17H35 COONA। ये सोडियम रिस्टेट का रासायनिक सूत्र है। अपमार्जक यानी अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक के बारे में जानिए। बेंजीन सल्फेनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जैसे सोडियम N डेटोसिल सल्फेट CH3-CH2N और CH2SO4 Na1। ये हमारा सोडियम और डेटोसिल सल्फेट, ये हमारा दोनों हो गया, सोडियम और डेटोसिल सल्फेट। अब हमारा है प्रश्न नंबर 1, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। जब समान प्रकार्यात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके अनुभार
को बढ़ाते हुए अथवा घटते हुए अनुभार के क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी बनती है, जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण इसका है, एल्केन परिवार एक समजात श्रेणी है जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2 तथा अनुलान ANE होता है जैसे CH4 एथेन और C2H4 आदि, C2H6 आदि। तो समाजातीय श्रेणी जो है उसका उदाहरण के साथ जो समझाने के बारे में बताया गया, जब समान प्रकार्यात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके अनुभार को बढ़ते हुए अथवा घटते हुए अनुभार के क्रम में रखा जाता है तो एक समजातीय श्रेणी बनती है, जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी कोई भी सामान हो, जब प्रकार्यात्मक समूह वाले यौगिकों को उसके अनुभार को बढ़ते हुए अथवा घटते हुए अनुभार के क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी बनती है, जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसका उदाहरण है, एल्केन परिवार एक समजात श्रेणी है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 तथा अनुलान है ANE होता है जैसे CH4 एथेन और C2H6 आदि। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, कार्बन की संयोजकता पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी जो कार्बन की संयोजकता है उस पर टिप्पणी लिखनी है। उत्तर, कार्बन की संयोजकता 4 है अर्थात यह चतुर संयोजक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2.4 है अर्थात इसके ब्रह्मांड कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तथा अष्टपूर्ण करने के लिए कार्बन परमाणु को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें यह साझा द्वारा प्राप्त होता है। यह हमारी कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी हो गई। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एस्टरीकरण पद की व्याख्या कीजिए। यानी जो एस्टरीकरण है उसकी व्याख्या के बारे में करने को कहा गया है। वह अभिक्रिया जिसमें, उत्तर है इसका, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ निर्जलीकरण में उपस्थित अभिक्रिया कर एस्टर बनाता है, वह एस्टरीकरण कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ निर्जलीकरण की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, उन्हें एस्टरीकरण, वह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। प्रश्न नंबर 4, एथेनोइक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। यानी जो एथेनोइक अम्ल है उसके 2 उपयोग लिखने हैं। नंबर 1, कृत्रिम सिरका बनाने में, और नंबर 2, सफ़ेदा रंग तथा कागज निर्माण में। जो एथेनोइक अम्ल है उसके 2 उपयोग है, कृत्रिम सिरका बनाने में और सफ़ेदा रंग तथा कागज निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, सिम्ट अभिक्रिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, सिम्ट अभिक्रिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, यानी अगर होता डायरेक्ट टिप्पणी तो वो ज़्यादा लिखे जाते हैं, और संक्षिप्त यानी छोटी टिप्पणी लिखिए। तो इसके सिम्ट अभिक्रिया के बारे में जान लीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजक अम्ल N3H के साथ सांद्रक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं, सिम्ट अभिक्रिया कहलाती है। यानी सिम्ट जो अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजक अम्ल, यानी हाइड्रोजक जो अम्ल है N3H के साथ सांद्रक फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं, सिम्ट अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं, इस प्रक्रिया को। प्रश्न नंबर 7, ऑक्सीजन तथा इथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इथाइन तथा वायु के मिश्रण के उपयोग को क्यों नहीं किया जाता? यानी वेल्डिंग में जो उपयोग होता है वह इथाइन, ऑक्सीजन और इथाइन का मिश्रण होता है, और हमें जो पूछा गया है इथाइन तथा वायु के मिश्रण को क्यों उपयोग नहीं कर सकते, तो उत्तर, वेल्डिंग के लिए ऊष्मा की
अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी जो वेल्डिंग करने के लिए ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी ज़रूरत भी ज़्यादा की होती है। यदि वायु तथा एथाइन के मिश्रण को जलाया जाए तो ऑक्सीजन उपलब्धता कम होने से इथाइन का पूर्ण दहन नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो कम होने से जो इथाइन जलेगा वो पूरा नहीं जलेगा, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी। परंतु जब ऑक्सीजन तथा इथाइन का मिश्रण जलाया जाता है तो पूर्ण दहन होता है तथा वेल्डिंग के लिए पर्याप्त ऊष्मा का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 8, हाइड्रोजनीकरण क्या है, यानी हाइड्रोजनीकरण के बारे में पूछा गया, यह है क्या? उत्तर, किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वि अथवा त्रि अनुबंध के दोनों ओर हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यह हाइड्रोजनीकरण की परिभाषा हो गई। प्रश्न नंबर 9, एथेनॉल के गुणधर्म का वर्णन कीजिए। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म का वर्णन कीजिए। भौतिक गुणधर्म, एथेनॉल एक रंगीन, रुचिकर, गंधयुक्त, तीक्ष्ण स्वाद वाला ज्वलनशील द्रव्य है, यानी जलने वाला द्रव्य है। इसका क्वथनांक 70.3 डिग्री सेल्सियस होता है, 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। यह आर्द्रताग्राही द्रव्य है और अच्छा उद्दीपक स्टिमुलेंट है, यानी अच्छा जलने वाला है। ये हमारे एथेनॉल के गुणधर्म हो गए। चौथा गुणधर्म इसका है, एथेनॉल जल में तथा अधिकांश कार्बनिक विलयों में विलयशील है। यह उदासीनीकरण यौगिक के है, इसका लिटमस विलयन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये हमारा 5वां हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि साबुनीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये पेपर में हर साल भी आ जाता है, कई साल तक लगातार आया है। साबुनीकरण, जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम लवण, साबुन तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनी अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल को दबाएं।